सबसे पहले समझते हैं फंडामेंटल नज़रिए से कि वो कौन से बड़े फैक्टर हैं जो बाजार पर अपना असर डालेंगे। हमने इसके लिए बातचीत की फंडामेंटल एनालिस्ट पीके अग्रवाल साहब से। पीके अग्रवाल साहब का मानना ये है कि महंगाई दर के आंकड़े और ब्याज दरें, ये दो ऐसे फैक्टर हैं, ये दो ऐसे ट्रिगर हैं जिस पर बाजार की दिशा निर्भर करती है। अगर इनमें लगातार तेजी जारी रहती है तो फिर बाजार अभी गिरावट में ही देखने को मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ से कुछ राहत मिलती है तो बाजार में तेजी बढ़ सकती है। साथ ही उनका ये भी कहना है यूएस फेड अगर फिर से 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करता है जुलाई में तो फिर आरबीआई को भी रेपो रेट बढ़ाना पड़ेगा और ये फिर बाजार इसको शायद पसंद ना करे। उनका कहना है मौजूदा परिस्थिति में बाजार में तेज रिकवरी की संभावनाएं बहुत कम है और शेयर बाजार के नीचे जाने की आशंका काफ़ी ज़्यादा है। 30% चांस इस बात के हैं कि बाजार ऊपर जाएगा और 70% इस बात की संभावना है कि बाजार में गिरावट ही रहेगी। तो इन तमाम आंकड़ों पे आप नज़र रखिए। ज़्यादातर जो फंडामेंटल नज़रिया यहाँ निकल के आ रहा है कि अभी बाजार में रिकवरी की बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब जानते हैं कि टेक्निकल चार्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं, वहाँ बाजार कैसा दिख रहा है। हमने बात की टेक्निकल एनालिस्ट नीतिलेश पावस्कर से। उनका कहना यह है कि 15,700 के ऊपर बंद होने में अभी निफ्टी को दिक्कत आ रही है। शुक्रवार को भी हमने देखा कि इसी आंकड़े के बिल्कुल नज़दीक आकर के बंद होता हुआ दिखाई दिया। तो क्लोजिंग बेसिस पे इस आंकड़े को अभी पार नहीं कर रहा है निफ्टी। 16,200 जब मजबूती से इस ऊपर जाने तक जो है हर रिकवरी में बिकवाली की सलाह रहेगी। 16,200 तक जो है जब उसके ऊपर जाएगा तब तक जो है आपको जो भी तेज़ी देखने को मिले वहाँ पर अपना मुनाफा या फिर नुकसान आपको कम हो रहा है तो बुक करने की सलाह है। जुलाई अंत तक 14,000 13,800 के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मानना है। इसके अलावा अगले 4-5 महीने बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न की उम्मीद ना करें। हर गिरावट में जो चुनिंदा शेयर हैं उसमें थोड़ी थोड़ी खरीदारी करें। तो ये सलाह यहाँ पर फंडामेंटल और तकनीकी नज़रिया बहुत बुलिश अभी जुलाई के लिए भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ आज के कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मानस जायसवाल जी। मानस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए, मनी 9 के इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी आपको इस शो के लिए इनवाइट करने के लिए। धन्यवाद सर। पहला सवाल तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि अभी हमने 2-3 एक्सपर्ट की राय अपने दर्शकों को बताई, आप बाजार को कैसे देख रहे हैं और अगले जुलाई महीने की बात करें तो किस तरह की दिशा आपको समझ में आ रही है? कुछ उम्मीद करें या फिर आप सहमत हैं जो बाकी एनालिस्ट कह रहे हैं उनसे, या आपको लगता है कि अब कुछ चांसेस बन रहे हैं रिकवरी के? विपुल जी, पहले तो देखिए स्ट्रक्चर को समझे अगर तो बहुत क्लियर पैटर्न बन रहे हैं। हाई टॉप लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का लगातार पैटर्न बन रहा है। काफी समय से हम इस तरह के पैटर्न देख रहे हैं और सबसे पॉइंट ये है कि निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये बुलिश साइन तो बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 4-5 दिनों में जो रिकवरी देखने को मिली वो केवल एक रिएक्शन है। जो पहले हमने क्रैक देखा उसका एक रिएक्शन है, रिट्रेसमेंट है। बहुत एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए क्योंकि अभी भी निफ्टी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा हूं। मेरे लिए 20 डे मूविंग एवरेज काफी अहम रहता है। अगर कोई भी शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए ट्रेंड रिवर्सल होना होता है तो सबसे पहले तो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग देखना जरूरी है। तो वो जो स्तर है वो 15,900 के हैं, तो जब तक उसके ऊपर जाके क्लोज ना हो निफ्टी तब तक आपको एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी। हालांकि अगर हम केवल 1 से 2 दिनों की बात करें तो बाउंस बैक देखने को मिला। आज का क्लोजिंग काफी सेटिस्फैक्टरी था। मेरा समझना यह है कि शायद निफ्टी अटेम्प्ट करेगा अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए, 15,900 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए, लेकिन वहां पर बिल्कुल कॉशियस रहिए। हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और जितने भी हैवी वेट स्टॉक्स अगर आप देख लीजिए, सेक्टर्स देख लीजिए, वहां पर लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में भी लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। बैंक निफ्टी भी अपनी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मेरी राय में हाई लेवल पे कॉशियस रहिए। ये जो मेन ट्रेंड मार्केट का है वो बेरिश लगता है। मेन ट्रेंड जो है वो बेरिश लग रहा है। एक सवाल जो एक आम जो लोग ट्रेडर हैं वो तमाम चीज़ें वो आपकी बातें समझेंगे, लेकिन जो एक आम निवेशक है उसके लिए क्या स्ट्रेटजी आप सजेस्ट करेंगे इस तरह के बाजार में जब वो हताश निराश है? क्योंकि हम बड़ी संख्या में नए निवेशक आए हैं शेयर बाजार के अंदर, रिकॉर्ड डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं। उन लोगों को जब नुकसान होता है तो उनको घबराहट हो जाती है बाजार से, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या स्ट्रेटजी होगी? तो देखिए, जितने नए लोग मार्केट में आए हैं पहले उनको ये डिसाइड करना है कि वो निवेशक है या वो ट्रेडर है। तो अगर निवेशक है तब तो इस गिरावट पे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। शायद गिरावट बढ़ेगी, मेरा भी नजरिया ये है कि शायद हमें 14,500 14,400 तक के स्तर देखने को मिलेंगे, जो कि 38.20% रिट्रेसमेंट है। पूरी रैली का जो हमने मार्च से कोविड के बाद से जब रैली स्टार्ट हुई उस रैली से 18,500 के स्तर तक का अगर आप रिट्रेसमेंट लेवल लेंगे तो
तो करीब 13.20% रिट्रेसमेंट लेवल लेंगे तो वो 14,350 के आसपास आते हैं। तो मेरा भी वही समझना है कि वहां तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो अगर आप निवेशक हैं तब इस गिरावट पे थोड़ा और इंतजार करके मेरे हिसाब से तो निवेश करने के अच्छे मौके मिलेंगे। बेहतरीन स्टॉक जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं उनको बिल्कुल वहां पर खरीदारी करिए। अपना नजरिया बड़ा रखिए, 2 से 3 साल का नजरिया रखेंगे तो आपको काफी बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आपने स्पेसिफाई किया हो कि नहीं आप ट्रेडर हैं, तब तो आपको बहुत क्लियर कट ध्यान रखिए कि आप शॉर्ट टर्म के लिए जब किसी भी साइड प्ले करें, लॉन्ग साइड पे या शॉर्ट साइड पे, ये मार्केट काफी वोलेटाइल है, आप बड़े लॉस में जा सकते हैं। इसलिए हर ट्रेड में अपने स्टॉप लॉसेस जरूर लगाएं, चाहे वो लॉन्ग साइड पे हो चाहे वो शॉर्ट साइड पे हो। तो स्टॉप लॉसेस का बहुत ज्यादा महत्व है ट्रेडर के तौर पे, तो उसको जरूर फॉलो करें। तो मानस जी कह रहे हैं शेयर बाजार में अगर पैसे लगा रहे हैं तो पहले तो स्थिति स्पष्ट करें कि आप ट्रेडर हैं या निवेशक हैं। निवेशक है तो लंबी अवधि का नजरिया रखें, थोड़े थोड़े करके पैसे हर गिरावट में लगाते रहें, क्योंकि अभी मानस जी का ही मानना है, जो कि अभी हमने हेडलाइन में बताया कि 14,500 के इस तरफ देखने को मिल सकते हैं। मानस जी भी मान रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में दिखाई दे। तो थोड़े थोड़े पैसे लगाने शुरू कीजिए, अच्छे शेयरों में पैसे लगाइए ताकि भविष्य में आपको रिटर्न मिले। लेकिन ट्रेडर हैं तो फिर आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। लेकिन एक सवाल आपसे एक और पूछें, उसके बाद हम अपनी खास रिपोर्ट पे जाएंगे। मानस जी, हमने देखा कि ये जो छोटे मझोले शेयर हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। आपने कहा ब्लू चिप में निवेश करें, जो हम देख रहे हैं स्मॉल कैप इंडेक्स है 30% 32% टूटा है। तो क्या वहाँ पे भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको लगता है कि लोगों को आइडेंटिफाई करनी चाहिए, या अभी जो मार्केट है उसमें ब्लू चिप में ही फोकस रखना चाहिए? देखिए, निवेशक को एक चीज ध्यान रखनी है कि फंडामेंटल्स जहां पर अच्छे हैं वो स्टॉक को एक्युमुलेट करना है। तो आपको किन स्टॉक्स को पिक करना है लॉन्ग टर्म के लिए, आई थिंक वो बेहतर रहेगा कि आप फंडामेंटल व्यू लेके उन स्टॉक्स को पिक करें। जगह कहां पर है, कहां पर खरीदारी करनी है, वो आप एक टेक्निकल एनालिस्ट से पूछिए कि किस जगह पर आपको उन स्टॉक्स में खरीदारी करनी है। तो सबसे पहले तो आपको एक लिस्ट बनानी है स्टॉक्स की कि इस गिरावट पे आपको आने वाले 2 साल के लिए कौन कौन से स्टॉक खरीदने हैं। उसके बाद आप उन स्टॉक्स के टेक्निकल सपोर्ट देखकर, या तो जब भी स्टॉक गिरे और कहीं एक अच्छे लेवल पे सपोर्ट ले रहे हो, कंसोलिडेट होके फिर जब नेक्स्ट मूव स्टार्ट हो तब आप वहां पर निवेश करिए। तो मेरी राय में जो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक है, मैं बहुत प्रेफर नहीं करता स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरफ, लेकिन फिर भी अगर वहां पर वैल्यू है, वहां के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो आप बिल्कुल पिक कर सकते हैं। आप बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होकर निवेश कर सकते हैं। चलिए, कुछ एक वैल्यू वाले शेयर आपसे पूछेंगे इस कार्यक्रम के अंत में, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल आजकल ये है कि क्या शेयर बाजार अब पूरी तरह से बेयर मार्केट की जद में आ गया है? आखिर ये चर्चा इन दिनों आम क्यों हो गई है? दरअसल शेयर बाजार के तमाम आंकड़े इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि भालुओं ने शेयर बाजार को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मुख्य रूप से आपसे मानस जी जानना चाहेंगे कि बेयर मार्केट को क्या इस बाजार को कहना सही है? परिभाषा उसकी आपके हिसाब से आप किस बाजार को बेयर मार्केट कहेंगे, और अभी के बाजार को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इस मार्केट को बेयर मार्केट नहीं बोलेंगे। पहली चीज, उसका रीजन ये है कि देखिए बेयर मार्केट का मतलब क्या है। बेयर मार्केट का मतलब ये है कि जब आपको लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे नेगेटिव पैटर्न दिख रहे हो, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड दिख रहा हो, तब तो आप उसे बेयर मार्केट कह सकते हैं। लेकिन ये तो केवल एक रिएक्शन है, एक बड़े मूव का रिएक्शन है। 7,500 से लेकर 18,500 तक के मूव हमने देखे थे। तो इस पूरी रैली में हमने कभी भी कोई मीनिंगफुल करेक्शन नहीं देखा। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमने एक मीनिंगफुल करेक्शन देखा है, और ये करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। तो मैं नहीं समझता कि इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बेयर मार्केट बोलना चाहिए। बट ये जरूर है कि मार्केट का ट्रेंड शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड नेगेटिव है। और ध्यान रखिए, आप थोड़े मीडियम टर्म के निवेशक या ट्रेडर हो तो भी जब भी कोई इंडेक्स 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगे तो वहां पर कॉशियस हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी, और इस बार भी वैसे ही हुआ। 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए थे अभी कुछ हफ्तों पहले, और उसके बाद हमने गिरावट बढ़ती हुई देखी। तो एक बेंचमार्क रखना होगा, तो वो 200 डे मूविंग एवरेज रहेगा, जहां जो कि अब फॉलिंग बनता जा रहा है, नीचे की तरफ खिसकता जा रहा है। जब नीचे खिसकता जा रहा हो तो वो मौके खरीदारी के नहीं रहते हैं। कंसोलिडेशन की जरूरत होती है मार्केट को गिरावट के बाद, और अभी वो कंसोलिडेशन नहीं देखने को मिला है। एक पैनिक के बाद का कंसोलिडेशन, तो वो पैनिक भी देखने को नहीं मिला और वो कंसोलिडेशन भी देखने को नहीं मिला है। अभी और इंतजार करना बेहतर रहेगा। जो कुछ एक सेक्टर ऐसे रहे ज़्यादातर, जिसका आपने भी जिक्र किया कि 200 डीएमए के नीचे जाते हुए दिखाई दिए। आईटी इंडेक्स में बड़ी पिटाई हुई, रुपए की कमजोरी के बावजूद पिटाई हो रही है।
लोग अब ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हम तो ब्लू चिप शेयरों में निवेश कर रहे थे फिर भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, रुपए की कमजोरी में भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, आप कैसे देख रहे हैं आईटी इंडेक्स को और खासतौर से इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियों को? तो देखिए, अब आईटी में एक ऐसा समय आ गया है कि अगर आप निवेश भी कर रहे हो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो भी आप बहुत सिलेक्टिव होकर निवेश करें। आई थिंक वो स्ट्रैटेजी ज्यादा बेहतर रहेगी। जहां तक बात करेक्शन की है, करेक्शन अभी कंटिन्यू है। अभी भी निफ्टी आईटी इंडेक्स अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी भी निफ्टी आईटी इंडेक्स लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। वीकली चार्ट पे या मंथली चार्ट पे जाएंगे तो करेक्शन ड्यू लगता है। आई थिंक यहाँ से भी आई थिंक 24,500 तक के स्तर आपको आईटी इंडेक्स, निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल से भी 10% का डाउनसाइड आपको बिल्कुल देखने को मिल सकता है। लेकिन जब आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो मेरा समझना है कि 10% के बाद एक बहुत ही बढ़िया मौके होंगे जहां पर आप जो बेहतरीन स्ट्रक्चर्स हैं वहां पर आप खरीदिए। जहां पर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पॉजिटिव है वहां भी तो आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी ये रिएक्शन है। तो दो स्टॉक मेरी नजर में है लॉन्ग टर्म में, दो चिप में। पहला इन्फी जो कि 1441 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर जब भी गिरावट बढ़े तो 1350 से लेकर 1301 बहुत ही बढ़िया स्तर होंगे जब आप इन्फी में मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं। आई थिंक वहां पर अगर खरीदारी कर रहे हैं तो 1200 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और उम्मीद करिए कि 6 से 8 महीने में आपको वापस 1600 रुपए तक के भाव इन्फी में देखने को मिलेंगे। और वही व्यू मेरा टीसीएस में भी है। देखिए, टीसीएस में के पैटर्न्स भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। करेक्शन है, हो सकता है करेक्शन डीप होके 2900 के आसपास आए। आई थिंक यहाँ पर भी 3100 और 3050 एक बहुत ही बढ़िया रेंज है। उस रेंज में जब भी टीसीएस आए तो खरीदारी करनी है 2800 रुपए के स्टॉप लॉस से, इस उम्मीद में कि आपको 6 महीने में 3800 तक के स्तर वापस देखने को मिलेंगे। तो इन्फोसिस और टीसीएस मानस जी को पसंद आ रहे हैं। आप लोग भी गिरावट पे नज़र रखें। अगर गिरावट पे आपको शेयर मिल रहे हैं तो आप खरीदारी करके रखें। 6 से 8 महीने में यहाँ पर आपको ठीक ठाक रिटर्न जो है आते हुए दिखाई देंगे। अब जो एक तरीके का माहौल बना हुआ है, आप भी कह रहे हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बाजार थोड़ा सा गिरेगा ही, 14,500 तक के स्तर आ सकते हैं। ऐसे माहौल में जो लोग लगातार पैसे लगा रहे हैं उनके लिए किन सेक्टर्स में निवेश करना सही रणनीति होगी? क्या ऐसे समय में एक डिफेंसिव शेयरों में जाना चाहिए, जैसे फार्मा हुआ, जैसे हमने एफएमसीजी जो कंपनियां हैं उसमें, क्या यहाँ पर इस तरफ आप नज़र बनाएंगे, या फिर आपको लगता है कि जो पहले की अप्रोच थी एग्रेसिव वैसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, पहले समझने की कोशिश करिए कि हमें डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ कब जाना है। जब पहला सिग्नल मिलता है मंदी का, तब हमें बेरिश जो डिफेंसिव क्षेत्र की कंपनियां हैं वहां पर निवेश करना है, क्योंकि वो उतने नहीं गिरेंगे जितने की मार्केट या दूसरे स्टॉक गिरेंगे। वो समय निकल गया है। मैं नहीं समझता कि उस समय के लिए आपको इंतजार करना है। और आप तो केवल आज भी अगर हम 14,400 की बात कर रहे हैं तो शायद 1000 पॉइंट की बात कर रहे हैं, उससे बड़े मूव की बात नहीं कर रहे हैं। तो अब ये वो सही समय नहीं है जब आप फार्मा या एफएमसीजी की तरफ देखें। मेरा समझना यह है कि इस गिरावट पे सबसे पहले तो ऑटो पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, ऑटो ने आउट परफॉर्म किया। अगर आप निफ्टी ऑटो इंडेक्स को भी देखेंगे तो उसने क्लियर कट आउट परफॉर्म किया है। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक वो जो पूरा रेंज है 12,000 और 11,500 की, जहां पर ऑल टाइम हाई बने हुए हैं ऑटो इंडेक्स के, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। मैं ये बोलूंगा कि ये एक बेहतरीन सेक्टर है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। और जब भी मार्केट रिवर्स होगा तो ये एक ऐसा सेक्टर होगा जो आउट परफॉर्म करेगा। देखिए, अगर 12,000 के स्तर इस निफ्टी ऑटो इंडेक्स में ब्रेक होंगे तो ये मान के चलिए कि करीब 20 से 25% का अपमूव केवल इस इंडेक्स में देखने को मिलेगा। अगर इस इंडेक्स में ऐसे मूव देखने को मिलेंगे तो जो ऑटो स्टॉक्स हैं, स्पेशली मारुति की मैं बात कर रहा हूँ, टीवीएस मोटर्स की बात कर रहा हूँ, टाटा मोटर्स की बात कर रहा हूँ, एमएनएम की बात कर रहा हूँ, ये सब स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर पोटेंशियल 20 से 30% का डेफिनेटली 6 से 8 महीने में है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सेक्टर है। जब मार्केट में गिरावट देखने को मिले और मार्केट में गिरावट के चलते ऑटो क्षेत्र में गिरावट देखने को मिले, तब आप बिल्कुल ऑटो क्षेत्र के स्टॉक्स खरीदिए। चलिए, तो अब हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को जो है आपकी राय जो है वो स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा अगले सेगमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं और अब इस सेगमेंट में हम जरा जानेंगे कि एक महीने की बाजार के उतार चढ़ाव में कौन से शेयर ऐसे रहे जो कि इस उतार चढ़ाव भरे माहौल में भी कमाल कर रहे हैं, और कौन से शेयर ऐसे रहे जिनकी जम करके पिटाई हुई है। तो 5 सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले, सबसे बुरे प्रदर्शन करने वाले शेयर हमने जो है निकाले। कोहिनूर फूड्स लगातार चल रहा है, अपर सर्किट रुकने का नाम नहीं ले रहा। 30 रुपये के आसपास से चलते चलते अब ये 96 पर आ गया। अपार इंडस्ट्रीज़ में आप देख सकते हैं 60% का रिटर्न एक महीने में देखने को मिला है। वोल्टाइम ट्रांसफार्मर में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, खासतौर से पीक सीज़न में हमने देखा जिस तरीके से बिजली संकट देखने को मिल रहा था, उसका फ़ायदा यहाँ पर हुआ। ITI लिमिटेड में करीब 22-23%, जबकि बाजार गिर रहा है
जे कुमार इंफ्रा में 20% सवा 20% के आसपास के रिटर्न देखने को मिले। हम एक महीने का चार्ट के नज़रिए से देखते हैं कि आखिर में किस तरह की गतिविधि यहाँ पर देखने को मिली है, एक एक करके जरा उन कंपनियों पर नजर डालते हैं। लेकिन मानस, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कैसे देख रहे हैं, इनमें से कोई कंपनी ऐसी है जो आपको पसंद आ रही है, जहाँ पे आपको लगता है इतनी तेजी आने के बावजूद पैसे लगाए जा सकते हैं? तो देखिए, जितने स्टॉक्स आपने बताए उसमें सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर अगर किसी का है तो वो अपार इंडस्ट्रीज का है। अपार इंडस्ट्रीज ने जो पिछला हाई था 2017 में, हाईस बने थे मेरे ख्याल से 900 रुपए के आसपास, उसको इस रैली में ब्रीच किया है। पॉइंट ये है कि पिछले करीब 2 मंथ में जो रैली देखने को मिली 600 से लेकर 1000 के स्तर तक, उसमें सिग्निफिकेंट हायर वॉल्यूम देखने को मिले, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। तो जब हमें लॉन्ग टर्म चार्ट पे इतने बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देखने को मिले तो उस स्टॉक पे कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा आ जाता है। ये जो ब्रेकआउट देखने को मिला है विपुल जी, इसके जो टारगेट होंगे वो करीब करीब 1300-1350 के रहेंगे। अभी भी करंट लेवल से भी 350-400 रुपए का अप मूव आपको अपार इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकता है। अभी तक आपने खरीदारी नहीं की है तो थोड़ी क्वांटिटी अभी, लेकिन गिरावट पे सबसे बढ़िया सपोर्ट है 850 से लेकर 900। ये रेंज जो है वो बहुत ही बढ़िया सपोर्ट रेंज है। मैं समझता हूँ कि गिरावट पे कभी भी स्टॉक में क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। थोड़ी क्वांटिटी अभी लीजिए और हर गिरावट पे 850 तक आप खरीदारी करिए। 800 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रख के टारगेट बड़े सेट करिए। अगर आप 6 से 8 महीने के टाइम फ्रेम रखेंगे तो शायद आपको 1300 रुपए के भाव जरूर देखने मिलेंगे। तो 1300 के लक्ष्य के लिए यहाँ पे निवेश करने की सलाह है, लेकिन स्टॉप लॉस जो बताया गया उसका ध्यान जरूर रखिए अगर आप निवेश कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर इन 5 शेयरों में सबसे अच्छी जो चार्ट पे नज़र आ रही है वो अपार इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर आप पैसे लगा सकते हैं। अब जरा फटाफट देख लेते हैं उनके महीने भर के चार्ट्स को, उन कंपनियों के जो हम आपको कंपनी दिखाएं। कोहिनूर फूड्स में लगातार हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अपार इंडस्ट्रीज़ का जिक्र अभी मानस जी ने किया, आप देख सकते हैं किस तरीके से एक तरफा चाल यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा अपार इंडस्ट्रीज़ जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे, और यहाँ पर 1300 के ऊपर के लक्ष्य जो है सजेस्ट किए गए हैं मानस जी की तरफ से। और जिन कंपनियों में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है उसमें वोल्टैम्प में आप देख सकते हैं कि धीमे करते हुए पिछले कुछ दिनों में खास तौर से काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। करीब 2600 के आसपास अब पहुंचता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जिन शेयरों में तेज़ी देखने को मिली उसमें ITI लिमिटेड भी शामिल है, और इसमें तो 17 जून के बाद से हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जरा उन कंपनियों पर भी नज़र डाल लेते हैं जिनमें कि हमने देखा कि एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो गिरने वाली कंपनियों पर नज़र डालें, जिन शेयरों में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है उस पर एक नज़र डालते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं मेटल कंपनियों पे खास तौर से सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। इसमें MK ग्लोबल हालांकि शामिल है, यहाँ पे करीब 41-41 के आसपास टूटा है। JSPL हम देख रहे हैं करीब 35% के आसपास टूटा है। वेदांता जो है करीब 30% के आसपास टूटा है। NMDC में 28-28% की गिरावट देखने को मिली है। तो ये वो कंपनियां हैं जो कि हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 1 महीनों में सबसे ज़्यादा टूटी हैं। और वेदांता पिछले महीने भी हमने देखा था कि पिछले 2 महीने से लगातार पिट रहा है। मानस जी, आपको समझ में आ रही है कोई कंपनी? आप यहाँ पे आपको लग रहा हो कि यहाँ पे वैल्यूएशन अच्छी हो गई है, काफ़ी टूट गए हैं, पैसे लगा सकते हैं? मेटल कंपनियों की बहुत पिटाई हुई है। ओवरऑल मेटल इंडेक्स पे आपकी राय, और ख़ासतौर से इनमें से अगर कोई कंपनी अच्छी लग रही है? देखिए, मेटल इंडेक्स में तो ट्रेंड अभी भी नेगेटिव लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। 200 मूविंग एवरेज के नीचे मेटल इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। पैटर्न को देख के लगता है कि यहाँ पर अभी भी 7 से 8% का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। तो इस क्षेत्र से दूर रहें तो बेहतर रहेगा। देखिए, ये ऐसा सेक्टर है जिसको समझना बड़ा मुश्किल है, तो आई थिंक बेहतर ये रहेगा कि आप मेटल क्षेत्र से दूर रहें। हालांकि काफी बड़ी गिरावट हमने वेदांता और जिंदल स्टील में देखी है, और अगर इन दोनों में से एक स्टॉक को पिक करना होगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरी प्रेफरेंस जिंदल स्टील रहेगी, क्योंकि स्टॉक ने पूरा करेक्शन कर लिया है। 60 रुपीज से 180 तक का जो रैली देखने को मिला था उसको करेक्ट कर लिया 50%। और अगर आप चार्ट देखेंगे तो वहां यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट 280 से लेकर 300 की रेंज में दिखते हैं। तो निवेश के तौर पे तो जिंदल स्टील एक बहुत ही बढ़िया पिक हो सकता है, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 280 के नीचे रहेंगे। और जब बाउंस बैक देखने को मिले तो शायद बाउंस बैक में तो ये 400 और 425 के स्तर भी टच कर जाएगा। तो अगर बाउंस बैक लिए प्ले करना है तो जिंदल स्टील में खरीदारी करने की राय रहेगी। लेकिन ये जो पूरी लिस्ट थी इसमें अगर कोई स्टॉक टेक्निकली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन है तो वो AU बैंक का है, क्योंकि स्टॉक अभी भी अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कोई भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट में कहीं पर वीकनेस नहीं है। आई थिंक ये एक स्टॉक ऐसा है जो आउट परफॉर्म कर सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर 550 के स्टॉप लॉस से निवेश करिए, और करीब 8 से 9 महीने का टाइम फ्रेम रखेंगे तो शायद आपको
725 से लेकर 750 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। चलिए, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेश करने की सलाह है। कोई ऐसा शेयर इनमें से जिसको आपको लगता है कंप्लीटली अवॉइड ही करना चाहिए, बिल्कुल जो है यहाँ पे हाथ नहीं लगाना चाहिए, जहाँ चार्ट देखिए मैंने मेटल की बात की और मेरे को मेटल में एनएमडीसी अभी और खराब लगता है। स्टॉक 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है। वेदांता अभी भी 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हो सकता है 200 रुपए के आसपास सपोर्ट ले ले, लेकिन एनएमडीसी एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो एनएमडीसी को पूरी तरीके से अवॉइड करने की सलाह है, लेकिन यहाँ पर आप एयू फाइनेंशियल बैंक पे जो है आप खरीदारी की सलाह ले सकते हैं अगर चाहें तो।